नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास दरिंदा पार्ट 5। सबसे पहले अप्पा मानेकर की आवाज ही निकली थी इस सिलसिले में। करण सिंह ने नाना साहब की हत्या करवाने की चेष्टा करके बहुत गलत काम किया है। करण सिंह ने ऐसा नाना साहब के साथ नहीं, हम सब के साथ किया है। कल को हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो करण सिंह को पसंद न हो। ऐसे में तो वह हमारी मौत का इंतजाम भी कर सकता है। अप्पा साहब ठीक कहते हैं, करण सिंह तो हमारे लिए आस्तीन का सांप है, औहदेदार बोला। इसमें कोई शक नहीं, जयराव पाटिल ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु सवाल तो यह उठता है कि अब क्या किया जाए। करण सिंह ने जो कदम उठाया है उसकी उसे क्या सजा दी जाए। वही जो हमारी दुनिया का उसूल है, एक औहदेदार ने क्रूर स्वर में कहा। मौत का बदला मौत। नाना साहब की जान करण सिंह ने बेवजह लेने की चेष्टा की, अब बदले में करण सिंह की जान ली जाए। तभी एक अन्य ओहदेदार ने नाना साहब से कहा, नाना साहब, यह हम सबका फैसला है कि अब करण सिंह को जिंदा रहने का हक नहीं रहा। नाना साहब ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तो आप लोगों की राय है कि करण सिंह को मौत दी जाए? नाना साहिब बोला, हाँ, वह मौत के हक का ही इनामदार है। नाना साहब ने सिर हिलाया और कहा, अगर हम करण सिंह के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? क्या मतलब? मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि करण सिंह से हमारा वास्ता क्या है, वह हमारा क्या लगता है? सबकी प्रश्न भरी निगाहें नाना साहिब पर थी। करण सिंह हमारा कुछ नहीं लगता। वह ना तो हमारा बड़ा है, ना हमारे बराबर का है, और ना ही हमारा साथी है। बात तो ठीक है, करण सिंह से हमारा कोई वास्ता नहीं। हम इस करण सिंह को अपने साथ रखकर उसे इज्जत दे रहे थे तो उसका सिर्फ यह कारण था कि वह सूरज प्रताप सिंह जैसे इंसान का बेटा है, जिससे हमारी कोई अदावत नहीं, जिसकी हम इज्जत करते हैं, जो हम सबका पूरा ध्यान रखता है, जिसने इस संस्था को खड़ा करने में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कई भयंकर और खतरनाक लड़ाइयां लड़ी हैं। इन चंद लड़ाइयों में कभी मैं भी सूरज प्रताप जी के साथ रहा था। ऐसे इंसान के बेटे का ध्यान रखना हमारा कुछ फर्ज बन जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं नाना साहब? मैं यह चाहता हूँ कि करण सिंह की पहली गलती को सूरज प्रताप सिंह का बेटा होने के नाते माफ कर दिया जाए। यह कैसे हो सकता है? नहीं, हमें आपकी यह बात मंजूर नहीं। करण सिंह को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, नाना साहब ने गंभीर स्वर में कहा। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि करण सिंह भविष्य में ऐसा कोई गलत कदम किसी के साथ भी बिना वजह उठाएगा तो उसे सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी। अभी करण सिंह नादान है, अनुभव नहीं है उसे। बच्चा समझकर हम उसे कम से कम एक बार तो माफ कर ही सकते हैं। हैरानी की बात है नाना साहब, उसने आपकी जान लेने की चेष्टा की और आप उसे माफ कर रहे हैं। यह बात आपकी फितरत से मेल नहीं खाती। आप तो खड़े पांव हिसाब बराबर कर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। फिर करण सिंह के साथ नरमी क्यों बढ़ती जा रही है? मैंने कहा ना, हमें यह बात भी देखकर चलना है कि वह एक ऐसे इंसान का बेटा है जो हमारा बड़ा है, हमेशा हमारा ध्यान रखता है, और हमें उससे कभी शिकायत नहीं रही। करण सिंह के मामले में हमें सूरज प्रताप को नहीं भूलना चाहिए। इतनी भी नमक हरामी नहीं करनी चाहिए कि वह बच ना सके। नाना साहब के शब्दों के पश्चात 2 पल के लिए खामोशी छा गई। नाना साहब, करण सिंह को माफ करके हम लोग बरसों पुराना उसूल तोड़ रहे हैं। नाना साहब ने होठ भींच लिए। तभी एक ओहदेदार बोला, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ नाना साहब। नाना साहब की निगाहें उसकी तरफ उठी। जो हरकत करण सिंह ने की है, अगर वही हरकत मेरे बेटे ने की होती तो आप क्या उसे छोड़ देते? नाना साहिब एकाएक कुछ नहीं कह सका। हम सब लोग आपसे इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं, ओहदेदारों ने शब्दों पर जोर दिया। नहीं, नाना साहब ने गंभीर स्वर में कहा, उसे नहीं छोड़ा जाता। तभी अप्पा मानेकर उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर कठोरता थी। नाना, मानेकर ने सख्त स्वर में कहा, बस अब हो गया फैसला कि करण सिंह को मौत की सजा दी जाए। सूरज प्रताप जी का बेटा हो या किसी ओहदेदार का, जुर्म सबके लिए बराबर है, सजा सबके लिए बराबर है। इस ओहदे को मद्देनजर रखकर किसी की सजा माफ नहीं की जा सकती,
और अगर तुम करण सिंह को सजा देने में ऐतराज उठाते हो तो हम तुम्हें अभी इसी वक्त बाहर करते हैं। यह मेरा नहीं, हम सबका फैसला है। हाँ हाँ, मानेकर साहब ठीक कह रहे हैं, कई स्वर उभरे। नाना साहब के चेहरे पर गंभीरता उभरी। उसने दीन कटारिया, कबीर ठाकरे, जयराव पाटिल और सुंदर सिंह को देखा। उसकी निगाहों का मतलब समझकर सुंदर सिंह कह उठा, अप्पा मानेकर ठीक कहता है, सजा सजा होती है, रुतबा देखकर घटाई बढ़ाई नहीं जाती। अगर तुम करण सिंह को इसलिए माफ कर रहे हो कि वह सूरज प्रताप का बेटा है, तो फिर हमारा भी यह फैसला है कि संस्था में हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। या तो आज से, अभी से तुम संस्था से अलग हो जाओगे, नहीं तो हम सब अपने आदमियों को साथ लेकर संस्था को छोड़ देंगे। परंतु गलत फैसले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो, उसके बाद बता देना कि तुम्हारा क्या इरादा है। नाना साहब ने गंभीरता से सिर हिलाया। आप लोग अपनी जगह पर ठीक है, मुझे लगता है शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। वास्तव में करण सिंह को उसकी हरकत की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह सूरज प्रताप जी का बेटा ही क्यों ना हो सकता है वापस आकर सूरज प्रताप जी ही मुझसे खफा हो कि मैंने करण सिंह को सजा क्यों नहीं दी। नाना साहब ने फौरन हवा के रुख के मुताबिक पैंतरा बदला। कबीर ठाकरे नाना साहब का एकाएक बदलता रुख देखकर मनी मन मुस्कुराया। करण सिंह के लिए अभी इसी वक्त मौत की सजा मुकर्रर की जाए, मुझे कोई एतराज नहीं, नाना साहब ने फौरन कहा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। क्या? करण सिंह को सजा अवश्य दी जाएगी, यह मेरा आपसे वादा रहा। परंतु मैं एक बात आपसे यह कहना चाहता हूँ कि क्यों न हम सजा देने का काम सूरज प्रताप जी पर छोड़ दें। क्या मतलब? आखिर हमें यह भी तो देखना है कि सूरज प्रताप जी अपनी संस्था के उसूलों के प्रति कितने पक्के हैं। क्या वह सजा देते समय संस्था के उसूलों का ध्यान रखते हैं या अपने बेटे के प्रति मोह का ध्यान रखते हैं? नाना साहब के शब्दों ने कई पलों के लिए सबको खामोश करा दिया। तभी ठाकरे कह उठा, मुझे नाना साहब की बात जची है, यह ठीक कह रहे हैं। इस प्रकार हम सूरज प्रताप जी की ईमानदारी भी जान लेंगे कि संस्था के प्रति उनके क्या विचार हैं। उनके ही बनाए उसूल उन्हें याद हैं कि भूल गए। इस बात से वहां मौजूद सब सहमत हुए। बात कायदे की थी और ठीक थी कि इस बात का फैसला सूरज प्रताप पर छोड़ दिया जाए और देखा जाए कि अपने बेटे को वह सजा देते हैं कि नहीं। जब यह मुद्दा ठंडा हुआ तो नाना साहब पुनः बोला, अब सवाल यह आता है कि जब तक सूरज प्रताप जी नहीं आते, हमारे धंधों का हिसाब कौन करेगा, पैसा कौन संभालेगा, बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां अपने सिर पर कौन उठाएगा। अब तक तो यह होता था, सूरज प्रताप जी के ना होने पर करण सिंह लेन देन की जिम्मेवारियां संभाल लेता था। परंतु अब हम करण सिंह को अपने से जुदा कर चुके हैं। करण सिंह का हमसे या अपनी बादशाहत से कोई मतलब नहीं। हम उसे बीच में नहीं आने देंगे। आएगा तो उसके हाथ पांव तोड़कर नाली में फेंक देंगे। परंतु जब तक सूरज प्रताप जी जहां भी गए हैं वहां से वापस नहीं आते, तब तक सब कामों का इंजन किसी को बनाना जरूरी है ताकि सारे काम सिलसिलेवार चले। नाना साहब के शब्द सुनकर सब गंभीर हो गए। क्या मेरी बात किसी को गलत लगी जो सारे खामोश हो गए? नाना साहब पुनः बोला, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर तय किया जाए कि सूरज प्रताप की वापसी तक हम सबका इंजन कौन बनेगा। कौन तय करेगा? आप सब लोग तय करेंगे, किसी एक को चुन लीजिए, नाना साहब ने कहा। हम यह काम आप पर छोड़ते हैं, आप ही किसी को चुन लीजिए। नाना साहब ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं, मैं इस काम के बीच में नहीं आऊंगा, यह काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। वहां मौजूद सब ओहदेदारों में बातचीत का हल्का सा शोर आरंभ हुआ। 5 मिनट के बाद एक ओहदेदार ने कहा, अप्पा मानेकर और कबीर ठाकरे साहब में से किसी को बना दिया जाए। नाना साहब ने दोनों को देखा। इस बात का फैसला यह दोनों ही कर लेंगे कि कौन बनेगा। मैं अपने कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, यह सारा बोझ शायद मैं ना संभाल सकूं। कबीर ठाकरे ने गंभीर स्वर में कहा, इस बात के लिए दोबारा मुझे न कहा जाए। सबकी निगाहें अप्पा मानेकर पर जा टिकी। कबीर ठाकरे के शब्दों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, मानेकर ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर कौन संभालेगा संस्था के कामों को? एक ने कहा। पाटिल साहब,
कटारिया साहब, सुंदर जी को यह काम। तभी अप्पा मानेकर ने बीच में टोक कर कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? यह बहुत बड़ा काम है, हम लोग दो भी मिल जाएं तो भी नहीं कर सकते। मानेकर बोला, हमारे सुपुर्द जो काम है, हम कभी कभी उसे भी संभालने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम लोगों के पास इतनी ज्यादा समझदारी नहीं है कि संस्था के सारे धंधों पर निगाह रखें और सारा हिसाब भी रखें। अगर मैंने गलत कहा है तो बोला जाए। कोई कुछ न बोला। सही मायनों में इस काम को सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। मानेकर गंभीर था। कौन? नाना साहब। सबकी निगाहें नाना साहब की तरफ उठ गई। नाना साहब ही सब कुछ सफलता और समझदारी से संभाल सकते हैं। आपको मंजूर है नाना साहब? हालांकि यह काम बहुत ही जिम्मेवारी का है, नाना साहब ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु आप लोगों के कहने पर इसे मैं अपने सिर पर लेता हूँ, तब तक के लिए जब तक कि सूरज प्रताप जी नहीं आ जाते। परंतु जब तक यह काम मेरे कंधों पर है, तब तक हर किसी को हर हाल में मेरी बात माननी होगी। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऐसा होने पर ही मैं काम को सही प्रकार से अंजाम दे पाऊंगा, तभी सभी काम ठीक चलेगा। हम सब इस बात का वादा करते हैं कि आपकी हर बात मानेंगे। इसी में हम सबका और संस्था का भला रहेगा। नाना साहब ने सब पर निगाह डालकर गंभीर स्वर में कहा, और जब तक सूरज प्रताप जी करण सिंह को उसके किए की सजा नहीं देते, तब तक वह हमारे बड़े नहीं बन सकेंगे। इस बात का वादा भी हम सबको करना पड़ेगा। सबने ऊंचे स्वर में वादा किया। मीटिंग समाप्त हो गई। नाना साहब ने वक्ती तौर पर सूरज प्रताप सिंह का ओहदा हासिल कर लिया था, जो कि कम से कम सूरज प्रताप के लिए खतरनाक बात थी। कबीर ठाकरे ने देवराज चौहान से फोन पर बात की। मीटिंग में हुई सारी बात उसे बताई। बात करने के पश्चात देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। जगमोहन को सब कुछ पता चला तो वह खुलकर मुस्कुराया। नाना साहब तो बहुत चालाक निकला। हाँ, करण सिंह को पत्ता तो उसने काटा ही, सूरज प्रताप को भी पीछे धकेल कर खुद आगे आ गया। सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। अगर नाना साहब के मन में जरा भी बेईमानी है तो वह सूरज प्रताप की जगह पर अपना अधिकार कर लेगा। सूरज प्रताप कुछ भी नहीं कर सकेगा। करण सिंह बेवकूफ निकला। उसने नाना साहब को कर गुजरने का मौका दे दिया। करण सिंह नाना साहब की हत्या करवाने में सफल हो जाता तो जुदा बात थी, परंतु अब बाजी पलट चुकी है। नाना साहब की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह सब कुछ समेट सकता है। अगर सूरज प्रताप आकर कमांड अपने हाथ में ले ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। देवराज चौहान बोला, और हमें भी सूरज प्रताप का ही इंतजार है। हाँ, अब वह जहां भी है अवश्य आएगा। देवराज चौहान के दांत भिंच गए। ऐसे मौके पर तो शहजाद खान भी वापस आएगा। आना तो चाहिए। जैक्सन सिंह ऐसे मौके पर क्या करेगा? वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई नहीं जानता वह सूरज प्रताप का बेटा है। उसे तो मालूम भी शायद न हो कि नाना साहब ने क्या खेल खेल डाला है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर सिर हिलाया। मैं जैक्सन सिंह से बात करता हूँ। अपने बाप के माल पर नाना को झपटते देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में अवश्य कोई कदम उठाएगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। लाइन मिली। रिसीवर उठाने वाला जैक्सन सिंह ही था। हेलो जैक्सन सिंह, पहचाना? देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। देवराज चौहान, क्या कर रहे हो? खास कुछ नहीं। बाहर क्या हो रहा है मालूम हो गया होगा। क्या मतलब? जैक्सन सिंह की आवाज में असमंजस के भाव थे। सुना है तुम्हारे बाप की कुर्सी पर नाना साहब विराजमान हो गए हैं। क्या क्या कहा तुमने? जैक्सन सिंह की आवाज में चौंकाहट थी। इसका मतलब तुम्हें खबर नहीं है? पूरी बात बताओ। रुको। देवराज चौहान ने माउथ पीस पर हाथ रखकर जगमोहन से कहा, जगमोहन, तुम जल्दी से जैक्सन सिंह के फ्लैट के बाहर पहुंच जाओ। कुछ देर बाद वह बाहर निकलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या कदम उठाता है और कहां कहां जाता है। जगमोहन तैयार था। सिर हिलाकर अगले ही पल बाहर निकल गया। हेलो, देवराज चौहान बोला। हाँ बोलो। जैक्सन सिंह की आवाज में व्याकुलता थी। तुम्हारे बाप की जगह नाना साहब ने ले ली है, क्योंकि करण सिंह ने उसकी जान लेने की चेष्टा की थी।
इसी बात को मुद्दा बनाकर नाना साहब ने मीटिंग बुलाई और यह सब किया। ऐसा कैसे मुमकिन है? जैक्सन सिंह की गुर्राहट उसके कानों में पड़ी। मैंने जो सुना है वही तुम्हें बताया है जैक्सन सिंह, देवराज चौहान ने कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने गलत सुना है देवराज चौहान। नाना साहब की इतनी हिम्मत नहीं कि वह ऐसा कदम उठा सके। पापा से खौफ खाता है वह। जब सारी ताकत नाना साहब के हाथ में चली जाएगी तो तुम्हारे पापा से कोई भी खौफ नहीं खाएगा। खौफ ताकत का होता है, सिर्फ इंसान का नहीं होता। जैक्सन सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैक्सन सिंह, हाँ, फोन तुम्हारे पास है, मैं रिसीवर रख रहा हूँ। मेरी बात की सच्चाई जान लो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। उसने जैक्सन सिंह को जितना जाना था उसके मुताबिक नाना साहब द्वारा यह सब किए जाने पर वह खामोश नहीं बैठने वाला था। अब देखने वाली बात तो यह थी कि जैक्सन सिंह क्या करता है। जाहिर है वह अपने पापा सूरज प्रताप को तलाश कर सामने लाने का पूरा प्रयत्न करेगा और देवराज चौहान भी यही चाहता था कि सूरज प्रताप जहां भी है सामने आ जाए। नाना साहब अपने विशाल बंगले के बेडरूम में कुर्सी पर बैठा बियर के घूंट पर रहा था। उसके चेहरे पर सोच के गहरे भाव मौजूद थे। शायद वह किसी निर्णय पर पहुंचने की चेष्टा कर रहा था। तभी एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया और अदब से बोला, नाना साहब, जैक्सन सिंह आपसे मिलना चाहता है। कौन? नाना साहब के माथे पर बल पड़ गए। जैक्सन सिंह, जो याद आ गया। नाना साहब ने घड़ी में समय देखा। रात के 10 बज रहे थे। क्या काम है उसे? बताता नहीं, कहता है आपसे बात करनी है। नाना साहब ने बियर का घूंट भरा। ठीक है, भेजो उसे। वह व्यक्ति बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद वह व्यक्ति जैक्सन सिंह को नाना साहब के बेडरूम में छोड़ गया। जैक्सन सिंह का चेहरा बेहद शांत और सामान्य था। नाना साहब को देखकर वह मुस्कुराया। बैठो जैक्सन सिंह, नाना साहब ने सिर हिलाकर कहा। शुक्रिया, जैक्सन सिंह कहने के साथ ही आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया जैक्सन सिंह? जब मैंने सुना कि आपने सूरज प्रताप की जगह ले ली है तो मुझसे रहा नहीं गया। क्या मतलब? नाना साहब ने हैरानी से उसे देखा। सूरज प्रताप जी की जगह आपने क्यों ली? नाना साहब के माथे पर बल उभर आए। तुम कौन होते हो यह सवाल पूछने वाले? मैं उसी मशीनरी का पुर्जा हूँ जिसके आप हैं। अपनी औकात को पहचानो जैक्सन सिंह। फालतू बात सुनने की मुझे आदत नहीं है। नाना साहब ने सख्त स्वर में कहा। तुम मशीनरी के पुर्जे मात्र हो, परंतु मैं मशीनरी की बॉडी हूँ। मेरी हैसियत पहले भी सूरज प्रताप से कम नहीं थी और अब की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि अब आपने सूरज प्रताप की जगह ले ली है। मैंने नहीं ली, ओहदेदारों ने दी है। मालूम है मुझे, जानता हूँ सब कुछ। जैक्सन सिंह कड़वे स्वर में कह उठा। तुमने किस प्रकार सबको बातों के जाल में फंसाया और पासा अपनी तरफ का फिकवा लिया। नाना साहब ने आंखें सिकोड़कर जैक्सन सिंह को घूरा। तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। मैं अपनी औकात में ही हूँ, लेकिन तुमने सूरज प्रताप की कुर्सी लेकर अपनी औकात से बाहर का काम किया है। नाना साहब का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसके होठों से गुर्राहट निकली। अपनी मौत को बुला रहे हो जैक्सन सिंह? चले जाओ यहाँ से। मैं यह पूछने आया हूँ कि तुम सूरज प्रताप की कुर्सी छोड़ते हो या नहीं। जैक्सन सिंह एक एक शब्द चबाकर सख्त लहजे में कह उठा। अगर सूरज प्रताप मर गया होता तो मुझे तुम्हारी हरकत पर कोई ऐतराज नहीं था, परंतु अभी सूरज प्रताप जिंदा है। किसी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गया है और तुमने यह सब कर लिया। तुम? नाना साहब के स्वर में अंगारे भर आए थे। मामूली से ओहदेदार और नाना को मुझे समझा रहे हो? मुझे बता रहे हो कि मैंने ठीक किया या गलत? अपनी मौत बुला ली है तुमने। मैं? नाना, जैक्सन सिंह गुर्राया। तुम अभी ठीक तरह से मौत के बारे में नहीं जानते कि वह कैसे आती है। नाना साहब ने एक ही सांस में बियर का गिलास खाली किया और उसे एक तरफ फेंक कर उठ खड़ा हुआ। चेहरा धधक रहा था। आंखों में खतरनाक भाव आ गए थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें खामखा कुछ कहूं, परंतु तुमने खुद ही मजबूर किया है। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। गुर्राते हुए नाना साहब टेबल की तरफ बढ़ा।
तभी उसके कानों में जैक्सन सिंह की वहशी गुर्राहट पड़ी। रुक जाओ नाना। नाना साहब के कदम ठिठक गए। जैक्सन सिंह के हाथ में रिवॉल्वर देखकर उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। दोनों खतरनाक निगाहों से कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। जानते हो तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? नाना साहब ने एकाएक विषैले स्वर में कहा। जानता हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं है, तभी तो रिवॉल्वर पकड़कर तुम्हारे कदमों को रुकने पर मजबूर कर दिया। रिवॉल्वर इस्तेमाल करके तुम बच जाओगे, यह बात की बात है। अभी तो तुमसे बात करने का वक्त है। नाना साहब ने गहरी निगाहों से जैक्सन सिंह को देखा। हम एक बार फिर से बात करते हैं जैक्सन सिंह। कर लो। जैक्सन सिंह बेहद खतरनाक मूड में था। मैंने जो भी किया उसे लेकर तुम्हें ऐतराज क्यों है? नाना साहब पुनः कुर्सी पर बैठ गया। इसलिए कि तुम मेरे बाप की मिल्कियत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। नाना साहब चौंक कर कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या मतलब? सूरज प्रताप सिंह मेरे पापा हैं। नहीं, हाँ। जैक्सन सिंह का स्वर वहशी था और मेरे पापा नहीं चाहते थे कि यह बात मुंबई में कोई जाने, परंतु तुमने मजबूर किया मुझे बताने के लिए, और मैं अपना सिर पापा के सामने झुकाना नहीं चाहता कि मैंने वह काम किया जो वह नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम होगा कि तुम जान गए हो कि मैं उनका बेटा हूँ, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब इसका एक ही रास्ता है। क्या? नाना साहब की आंखें सिकुड़ गई। तुम्हारी मौत। हाथ ऊपर करो नाना, कोई शरारत नहीं। जैक्सन सिंह गुर्राया। पागल तो नहीं हो गए तुम? मैं कभी पागल नहीं होता। हाथ ऊपर कर लो। जैक्सन सिंह का स्वर पल प्रतिपल खतरनाक होता जा रहा था। बेवकूफ़ी मत करो। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी नहीं बचोगे। यहाँ कदम कदम पर मेरे खतरनाक आदमी मौजूद हैं। वह तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। देख लूंगा। तुम हाथ ऊपर करो। मैं? नाना साहब ने कुछ कहना चाहा। सुना नहीं तुमने कुत्ते? जैक्सन सिंह भेड़िए की भांति गुर्राया। हाथ ऊपर। जैक्सन सिंह का दरिंदगी से भरा रूप देखकर नाना साहब के हाथ ऊपर उठते चले गए। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे। मेरे पास आओ। जैक्सन सिंह का लहजा पहले वाला ही था। अब पहली बार नाना साहब के चेहरे से लगा कि मौत का खतरा सिर पर है। मेरे पास आओ। जैक्सन सिंह ने पुनः वही शब्द दोहराए। नाना साहब धीरे धीरे चलते हुए हाथ उठाए जैक्सन सिंह के पास पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध भी था और भय भी, विवशता भी थी। जिंदगी में इस प्रकार कोई उसे न घेर सका था। घूमो, पीठ मेरी तरफ करो। रिवॉल्वर थामे जैक्सन सिंह दांत भींचकर गुर्राया। नाना साहब घूमा। अगले ही पल जैक्सन सिंह ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को जरा सा हवा में उछाला और रिवॉल्वर की नाल पर उसकी उंगलियां टिक गई। फिर दस्ते का जोरदार वार नाना साहब की खोपड़ी पर पड़ा। नाना साहब के होठों से पीड़ा भरी कराह निकली। दोनों हाथों से उसने सिर थामा। घुटने मुड़ते चले गए और वह बेहोश होकर नीचे जा गिरा। जैक्सन सिंह ने दांत भींचकर रिवॉल्वर जेब में डाली और नाना साहब का सारा बेडरूम घूम डाला। अटैच बाथरूम काफी बड़ा था और नहाने के लिए प्लास्टिक के मटेरियल की छोटी सी हौद थी। जैक्सन सिंह ने नल खोल दिया। हौद भरने लगी। जैक्सन सिंह बाथरूम से बाहर निकला। नीचे बेहोश पड़े नाना के शरीर से कपड़े उतारे और उठाकर नाना के शरीर को बाथरूम में लाया और पानी से भर रही हौद में डाल दिया। फिर सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। पानी से हौद भर गई। जैक्सन सिंह ने नल बंद किया। तभी नाना साहब के शरीर में मध्यम सी हरकत हुई। ठंडे पानी की वजह से बेहोशी टूटने लगी थी। जैक्सन सिंह ने दांत भींचकर एक हाथ से नाना साहब का सिर मुंह पानी में दबा दिया। अगले ही पल नाना साहब के शरीर में सांस रुकने के कारण तड़प पैदा हुई। उसने पानी से बाहर निकलने की चेष्टा की, अथाह चेष्टा की, परंतु जैक्सन सिंह ने नाना का सिर और मुंह पानी से बाहर न निकलने दिया। नाना साहब ने बहुत हाथ पांव मारे, परंतु बच न सका। 3 मिनट की कशमकश के बाद उसका शरीर शिथिल पड़ता चला गया। नाना साहब पानी में दम घुटने के कारण मर चुका था। जैक्सन सिंह सीधा खड़ा हुआ। वह मौत का पुतला लग रहा था। चेहरा सुर्ख होकर वहशी सा हुआ पड़ा था। आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने उंगलियों में सुलग रही सिगरेट पानी की हौद में फेंकी और नल खोलकर मुंह धोया। रुमाल से चेहरा साफ किया। जब वह बाथरूम से बाहर निकला तो उसका चेहरा
बिल्कुल सामान्य था। जैक्सन सिंह आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर नाना साहब के बेडरूम से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। सामने गैलरी थी। वह उसी रास्ते से आगे बढ़ गया जिससे वह आया था। कुछ आगे जाते ही नाना साहब का वह आदमी मिला जो उसे नाना साहब तक छोड़ गया था। उसने ठिठक कर प्रश्न भरी निगाहों से जैक्सन सिंह को देखा। जैक्सन सिंह ठिठका और मुस्कुराया। मुझे बाहर तक छोड़ दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। जैक्सन सिंह बोला। नाना साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में। वह किसी को इस प्रकार अकेला नहीं भेजते। हाँ, मुझे बाहर छोड़ने के लिए नाना साहब किसी को बुलाने जा रहे थे कि मैंने कहा जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अब तुम बाहर तक मेरे साथ चलोगे या मैं खुद ही जाऊं? चलो। कुछ ही देर में जैक्सन सिंह ठीक ठाक नाना साहब के बंगले से बाहर था, परंतु वह इस बात को भी जानता था कि नाना साहब की मौत ज्यादा देर नहीं छिपने वाली। 10-20 मिनट या आधा घंटे में बात खुल जाएगी और फिर बड़े पैमाने पर उसकी तलाश शुरू होगी जो कि उसके लिए घातक हो सकती है। जैक्सन सिंह सीधा करण सिंह के पास पहुंचा। तुम उस दिन भी मीटिंग में आकर मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। शट अप। जैक्सन सिंह गुर्राया। तुम बिना वजह देवराज चौहान के पीछे पड़े हो जबकि उसका कोई कसूर नहीं। नाना की हत्या करवाने की चेष्टा की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्योंकि वह इस बात को भांप गया था कि मेरा मकसद देवराज चौहान को खत्म करवाना है और वह मेरा काम पूरा नहीं होने दे रहा था। करण सिंह गुर्रा कर बोला। और अब क्या नतीजा निकला? जैक्सन सिंह ने दांत खींचकर कहा। तुम्हारी गलतियों के कारण नाना साहब ने पापा की जगह पर कब्जा कर लिया और तुम्हें आसानी से बाहर कर दिया। अब कुछ कर सकते हो तुम? कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारी एक नहीं सुनेगा कोई। तुम्हारा वजूद समाप्त हो गया। शुक्र समझो कि नाना साहब ने तुम्हारी जान नहीं ली। तुमने पापा की इज्जत भी खराब करके रख दी। करण सिंह दांत भींचे उसे देखता रहा। तुम में इतनी अक्ल है नहीं जितना कि तुम दर्शाते हो। अगर समझ होती तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। तुमने अपने पापा की बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। करण सिंह दांत भींचकर बोला। किया तो तुमने ही है। तुम ही सब बातों की वजह बने हो। जैक्सन सिंह गुर्राया। अगर इन मामलों को नहीं संभाल सकते तो आराम से एक तरफ बैठ जाओ। ऐसा करना सबके हक में ही बेहतर होगा। मैं बच्चा नहीं हूं। हरकतें तो बच्चों जैसी ही हैं तुम्हारी। जैक्सन सिंह ने क्रूर स्वर में कहा। अगर नाना साहब की जान तुम लेना चाहते ही थे तो उसे अपने पास बुलाते और शूट कर देते। ऐसा करने से तुम्हारा मनचाहा काम भी हो जाता और ओहदेदारों में तुम्हारी दहशत भी फैलती। चूहे की तरह किसी हत्यारे को खरीदकर नाना की हत्या करवाने की चेष्टा करवाने की क्या जरूरत थी? खुद को सूरज प्रताप का बेटा साबित करो, डरपोक नहीं। करण सिंह दांत पीसकर रह गया। अब जैक्सन सिंह सख्त स्वर में बोला। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सारा मामला संभाल लेना। क्या मतलब? नाना साहब ने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तुम्हारा वजूद उसने खत्म कर दिया था। पापा की जगह हथिया दी थी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि नाना साहब पापा की तह में आए। मैंने नाना साहब को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया? करण सिंह हक्का बक्का रह गया। हाँ, यह जरूरी हो गया था। कब? कहाँ खत्म किया उसे? करण सिंह अभी तक हैरान सा था। घंटा भर पहले उसके बंगले पर। उसके बंगले पर? और तुम सही सलामत हो? हाँ, बच निकला हूँ। नाना की हत्या की खबर खुलते ही नाना के आदमी मेरी तलाश शुरू कर देंगे, लेकिन इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। नाना साहब अब नहीं रहा, इसलिए यह साबित कर पाना कठिन है कि तुमने नाना की हत्या करवाने की चेष्टा की है। तुम्हारे पास बहुत बढ़िया मौका है। इस वक्त तुम सब कुछ कर सकते हो। अपनी जगह वापस ले लो। फौरन मीटिंग बुलाओ। थोड़ी सी क्रूरता का इस्तेमाल करो। जो सिर उठाएगा उसे कुचल दो। मामूली सी दहशत फैला दो। सब ठीक हो जाएगा। मैं हर हाल में पापा की संस्था का मालिक पापा को ही देखना चाहता हूँ। समझे करण सिंह? करण सिंह ने सिर हिलाया। सब काम कैसे होने चाहिए यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो। संभाल लूंगा मैं। सबसे पहले नाना साहब के उस काम को कंट्रोल में करो जो नाना के हाथों में था। उसके आदमियों पर अपनी कमांड करो। ओहदेदारों को समझाओ कि नाना साहब का मन बेईमान था। वह पापा की जगह लेना चाहता था। यह सब कैसे करना है तुम जानो। संभाल लूंगा मैं। देर नहीं करो,
फौरन हरकत में आ जाओ। करण सिंह सिर हिलाकर बोला, तुम यहीं रह जाओ। नाना साहब के आदमियों से तुम्हें 2-1 दिन तो खतरा रहेगा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जैक्सन सिंह बोला। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। क्या? शहजाद खान कहाँ है? मैं नहीं जानता, करण सिंह सपाट स्वर में बोला। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। चलता हूँ करण सिंह, जैक्सन सिंह ने कठोर स्वर में कहा, लेकिन जाते जाते इतना कह देना चाहता हूँ कि तुम्हें मालूम है कि शहजाद खान कहाँ है और मुझे नहीं बताकर तुम अच्छा नहीं कर रहे अपने हक में। मैं नहीं जानता, गलत फहमी में हो तुम कि मैं शहजाद खान का पता जानता हूँ। मेरे सामने झूठ मत बोला करो करण सिंह, जैक्सन सिंह दांत खींचकर बोला। अगर मुझे तुम पर किसी दिन गुस्सा आ गया तो फिर मैं पापा की भी परवाह नहीं करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पापा के बारे में भी जानते हो कि वह कहाँ पर है, परंतु तुम मुझे बता नहीं रहे। यह बहुत गलत कर रहे हो तुम। बेकार की बात मत करो, करण सिंह बोला। ऐसी बातें कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। जैक्सन सिंह बिना कुछ कहे जाने लगा तो करण सिंह बोला, नाना के आदमियों से अपना ध्यान रखना। 1 आध दिन में मैं सबको संभाल लूंगा। जैक्सन सिंह कुछ नहीं बोला और पलटकर क्रोध भरी मुद्रा में बाहर निकलता चला गया। करण सिंह वहीं खड़ा दरवाजे को देखता रहा, फिर जहरीले स्वर में बड़बड़ा उठा, जैक्सन सिंह, तुम देवराज चौहान की बहुत तरफदारी कर रहे हो, लेकिन मैं एक दिन ऐसा डंडा घुमाऊंगा कि तुम देवराज चौहान के सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे, उसके खून के प्यासे हो जाओगे। अब मेरी भी यही जिद है कि देवराज चौहान की हत्या मैं तुम्हारे ही हाथों से करवाऊंगा। तुम देवराज चौहान का मुकाबला आसानी से कर भी सकते हो, उससे निपट भी सकते हो। नाना साहब को लेकर एक बार मैं मात खा गया, परंतु देवराज चौहान के मामले में अब मात नहीं खाऊंगा। तुम्हें देवराज चौहान का इतना बड़ा दुश्मन बना दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी का एकमात्र ध्येय ही देवराज चौहान को खत्म करना बन जाएगा। जैक्सन सिंह जब वीनू खरे के घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। वीनू खरे का छोटा सा मकान पुरानी कॉलोनी में था। बेल बजाने पर उसने दरवाजा खोला। वह नींद से उठकर आया था और इतनी रात को अपने दरवाजे पर जैक्सन सिंह को खड़े देखकर वीनू खरे हैरान हुआ। आप? हाँ, जैक्सन सिंह के भीतर प्रवेश करने पर वीनू खरे ने दरवाजा बंद किया। जैक्सन सिंह ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर बैठ गया। आप खुद रात को यहाँ आए हैं तो जाहिर है खास बात ही होगी, वीनू खरे उसके सामने बैठते हुए बोला। यहाँ जैक्सन सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, बात ही कुछ ऐसी हो गई है खरे, मैं 2-3 दिन यहीं तुम्हारे घर पर रहूंगा। बाहर के हालात कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हुआ क्या? मैंने नाना साहब की हत्या कर डाली है, जैक्सन सिंह ने शांत स्वर में कहा। वीनू खरे उछल पड़ा हैरानी से। क्या? हाँ, हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे नाना साहब की हत्या करनी पड़ी। अब तक नाना की हत्या की बात खुल चुकी होगी और जोरों से मेरी तलाश भी हो रही होगी, जैक्सन सिंह बोला। खरे मुंह फाड़े जैक्सन सिंह को देखे जा रहा था। तभी फोन की घंटी बज उठी। खरे की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। जैक्सन सिंह के 2 बार कहने पर वह होश में आया और आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, बातें की, फिर रिसीवर रख दिया। आपकी तलाश शुरू हो गई है, खरे ने गंभीर स्वर में कहा। ऊपर से फोन था कि जैक्सन सिंह को फौरन तलाश किया जाए, उसे पकड़ा जाए। अगर पकड़ में ना आए तो शूट कर दिया जाए। जैक्सन सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। फिर तो मैं सही वक्त पर यहाँ आ गया। हाँ, अब तक तो कई आदमी आपके फ्लैट के भीतर पहुंचकर डेरा जमा चुके होंगे, वीनू खरे ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि आपने नाना साहब की जान लेने का हौसला कैसे कर डाला। नाना तो अब सबसे बड़ा बन गया था, पूरी ताकत उसके हाथ में आ गई थी। हाँ, हेरा फेरी करके नाना ने ताकत हथिया ली, परंतु मुझे इन बातों से क्या मतलब, जैक्सन सिंह ने लापरवाही से कहा। नाना साहब को तो मैंने इसलिए मारा कि मेरी अपनी जान पर आ बनी थी, वह मुझे मारने जा रहा था। वीनू खरे ने गंभीर और सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। खाने को है तो ला दे, रात खाना नहीं खाया, जैक्सन सिंह बोला। खरे ने जैक्सन सिंह के सामने खाने के सामान का ढेर लगा दिया। नाना साहब के मर जाने से अब सब कुछ कौन संभालेगा, खरे ने पूछा। मेरे ख्याल से करण सिंह। मेरा भी ख्याल यही है, खरे ने सिर हिलाया। नाना के सामने करण सिंह मजबूर हो गया था
क्योंकि नाना ने उसे घेरा ही इस तरह था। करण सिंह ने नाना के लिए किराए का हत्यारा लेकर गलती की थी। खैर, मुझे विश्वास है कि अब करण सिंह यह मौका नहीं छोड़ेगा और अब सब संभाल लेगा। वैसे मेरी निगाहों में तो नाना साहब ने बहुत गलत किया था। सूरज प्रताप की कुर्सी पर बैठने से पहले उसे सोचना चाहिए था कि सूरज प्रताप मर नहीं गया। यह तो है नहीं कि वह कभी वापस नहीं आएगा। किसी काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर है, अब आ जाएगा या फिर 10-20 दिन बाद आ जाएगा। तब भी नाना साहब ने नहीं सोचा। सूरज प्रताप आखिर सूरज प्रताप ही है, नाना साहब उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जैक्सन सिंह ने लापरवाही से कंधे उचकाए। अब तो नाना साहब रहा ही नहीं, यह मसला ही खत्म हो गया। सूरज प्रताप सिंह को कोई गिला नहीं होगा कि आपने नाना साहब की जान ली है। जवाब में जैक्सन सिंह मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। अब मैं चलूं? वीनू खरे बोला। कहाँ? अच्छा यही होगा कि आप बाहर ना निकले, वीनू खरे बोला। खास तौर से तब तक ना निकले जब तक कि करण सिंह सब कुछ संभाल नहीं लेता। उसके बाद करण सिंह से बात कर लीजिएगा, वह भी खुश होगा कि आपने नाना साहब की हत्या करके उसके रास्ते का कांटा हटा दिया। जैक्सन सिंह सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। वीनू खरे तैयार हुआ। इस दौरान वह बातें करता रहा, फिर बाहर निकल गया। जैक्सन सिंह ने दरवाजा बंद किया और किचन में जाकर चाय बनाई और प्याला लिए कुर्सी पर वापस आ बैठा। चेहरे पर सोच के गहरे भाव मौजूद थे। वह जानता था कि बाहर उसकी तलाश में भागा दौड़ी हो रही होगी, परंतु इस बात को लेकर वह जरा भी चिंतित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि खरे के घर में वह सुरक्षित है। यहाँ पर उसकी तलाश में कोई नहीं आने वाला। चाय का प्याला समाप्त होने तक जैक्सन सिंह गहरी सोच में डूबा रहा। नाना साहब ने जो जाल फैलाया, उसके कारण उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड की सारी हुकूमत अपने पिता के हाथ से निकलती दिखाई दे रही थी। परंतु अब नाना के ना रहने पर उसे तसल्ली थी कि करण सिंह सब कुछ अपने काबू में कर लेगा। चाय का प्याला समाप्त करके जैक्सन सिंह ने टेबल पर रखा और सिगरेट सुलगाकर उठा और फोन के पास पहुंचकर रिसीवर उठाकर फोन पर व्यस्त हो गया। जैक्सन सिंह हांगकांग बात करना चाहता था। जैक्सन सिंह ने हांगकांग अपनी मां को फोन किया और फोन उठाया जैक्सन सिंह की छोटी बहन 20 वर्षीय लारा ने। भैया, जैक्सन सिंह की आवाज सुनते ही लारा की खुशी से भरी आवाज जैक्सन सिंह के कानों में पड़ी। कैसे हो भैया? कहाँ से बोल रहे हो? कैसी हो मेरी छोटी बहन? जैक्सन सिंह के चेहरे पर मीठी मुस्कान नाच उठी। अच्छी हूँ भैया, लेकिन आप कहाँ हैं? 1.5 साल पहले फोन पर आपसे एक बार बात हुई थी, उसके बाद ना तो आप आए और ना ही आपका फोन। जैक्सन सिंह हंसा। मुझे तो अब भी सपना लग रहा है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। सपना ही समझो। आप हैं कहाँ? सॉरी लारा, बता नहीं सकता। अरे भैया, मैं आपके दुश्मनों को आपके ठिकाने के बारे में नहीं बताने वाली। मुझ पर तो भरोसा कीजिए, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, खैर खा हूँ, मुझसे क्या छिपाना। यह बात तुम मुझसे पूछो ही मत, मर्जी आपकी। पहले आप यह बताइए कि आपको अपनी बहन की याद नहीं आती? आती है। कितनी? बहुत। जैक्सन सिंह हंसा। तो फिर मिलने भी नहीं आए? मुझे तो लगता है अपनी बहन को भूल गए हैं आप, या फिर बहन का प्यार कम हो गया है। दोनों में से एक बात तो होगी ही। बेवकूफ, अपनों के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, जैक्सन सिंह ने प्यार भरे स्वर में कहा। मक्खन लगाने वाली बातें रहने दीजिए, अब मैं इन बातों में नहीं आने वाली। इसका मतलब हांगकांग आकर तुम्हारा दिमाग ठीक करना पड़ेगा। ओह, आप घर आ रहे हैं भैया? लारा का स्वर प्रसन्नता से भर उठा। हाँ, आ रहा हूँ। कब? कुछ ही दिनों में। तुम लोगों से मुलाकात करूंगा। माँ को रिसीवर देना। तुम्हारी बातों से एक बात तो जाहिर हो गई भैया। लारा का चंचल स्वर उसके कानों में पड़ा। तुम बेशक मत बताओ कहाँ हो, परंतु यह स्पष्ट है कि कम से कम हांगकांग में नहीं हो। कैसे पता चला? क्योंकि तुमने अभी अभी कहा है कि तुम हांगकांग आ रहे हो, इसका मतलब हांगकांग से बाहर हो। जैक्सन सिंह हंस पड़ा। मेरी बात पकड़कर तुमने यह बात कही है तो कोई तीर नहीं मार दिया? तीर नहीं मारा? नहीं। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम तो मेरी बेइज्जती करके रख देते हो। अच्छा ठीक है, अब तुम माँ को रिसीवर दो, जल्दी। वेट करो भैया।
चंद पलों की खामोशी के बाद माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी। जैक्सन बेटा। ओह माँ, कैसी हो? जैक्सन सिंह का चेहरा मुस्कुराहट से भर उठा। ठीक हूँ। मुझे तो हर समय तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है कि... ओ माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चिंता मत किया करो। मैं ठीक हूँ और ठीक ही रहूंगा। तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। जैक्सन सिंह बोला। तुम यह बुरे काम छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसे अपना बेटा... माँ, पल भर के लिए लाइन पर खामोशी छा गई। ऐसी बातें फोन पर मत करो। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रहा हूँ। कब? ज्यादा से ज्यादा सप्ताह भर में। वैसे हांगकांग तो मैं 1-2 दिन में पहुंच जाऊंगा। तेरे आने पर मुझे खुशी होगी बेटा। तुझे देखे 2 साल हो गए। अब तो तुम्हारी सूरत भी भूलने लगी हूँ। कैसा है तू? वैसा ही है या कमजोर हो गया है? आऊंगा तो देख लेना माँ। जैक्सन सिंह हंसा। मैंने तुम्हारे पापा से भी कहा था कि जैक्सन को इन कामों से निकाल लें, परंतु वह कहने लगे। अब जैक्सन सिंह बहुत आगे बढ़ गया है। सिंडिकेट के खास ओहदेदारों में उसका शुमार हो गया है। मेरे कहने से जैक्सन सिंह मानेगा नहीं। वह खुद चाहे तो अलग बात है। बेटा, तुम... जैक्सन सिंह के कानों में घंटियां बजने लगी। पापा तुम्हारे पास थे माँ? हाँ, सप्ताह भर से यहीं थे। आज दिन में ही गए हैं यहाँ से। कहाँ गए हैं? जैक्सन सिंह का स्वर तेज हो गया। बताया नहीं, लेकिन बात क्या है? बहुत जरूरी काम था पापा से माँ। सोचो, शायद वह बात कह गए हों कि कहाँ जा रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं बताया। बस इतना कह रहे थे कि बहुत जरूरी काम है। 10-12 दिन वह व्यस्त रहेंगे। ओह, मुझे पहले ध्यान नहीं आया कि पापा आपके पास भी हो सकते हैं। मैं कई दिनों से उन्हें तलाश कर रहा था। बहुत जरूरी काम था। खैर, कोई बात नहीं माँ, मैं ढूंढ लूंगा उन्हें। तुम आ रहे हो ना? हाँ माँ, सप्ताह में ही मैं तुमसे मिलूंगा। लारा बहुत याद करती है तुम्हें। वह पगली है, आकर उसकी चोटी पकड़ूंगा। बाय माँ। जैक्सन सिंह ने रिसीवर रख दिया। जैक्सन सिंह को मन ही मन अफसोस हो रहा था कि उसने पहले ही अपनी माँ के पास फोन क्यों नहीं किया। पापा वहां आराम कर रहे थे और वह आसानी से उनसे बात कर सकता था। सिगरेट के कश लेता जैक्सन सिंह बेचैनी से टहलता रहा। फिर ठिठका और रिसीवर उठाकर हांगकांग के नंबर मिलाने लगा। 5 मिनट में ही लाइन मिल गई। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। नंबरदार से बात कराओ। जैक्सन सिंह का स्वर अधिकार भरा हो गया था। आप कौन है? टॉम जैक्सन सिंह। ओह, 1 मिनट ओनली। जैक्सन सिंह रिसीवर पकड़े खड़ा रहा। 2 मिनट बाद ही रिसीवर के माध्यम से आवाज जैक्सन सिंह के कानों में पड़ी। नंबरदार हाजिर है सर। आवाज में सतर्कता का पुट था। ठीक हो नंबरदार? जैक्सन सिंह की आवाज में अधिकार और बड़ेपन का पुट था। आपका हाथ मेरे सिर पर है तो फिर मुझे कैसी चिंता सर? नंबरदार की आवाज में आदर के भाव थे। हुक्म हो तो एक सवाल कर सकता हूँ सर? क्या? 2 साल से आपकी कोई खबर नहीं, कोई इत्तला नहीं। आप एकाएक कहाँ गायब हो गए? इस बारे में फिर बात होगी। जी। सिंडिकेट की तरफ से कोई बात? सिवाय इसके कुछ नहीं कि आपके गायब हो जाने से सब हैरान से थे। आपको ढूंढा भी गया, परंतु सफलता नहीं मिली। नंबरदार ने सतर्क स्वर में कहा। जैक्सन सिंह ने पूर्वता लहजे में कहा। पापा कहाँ है? आपका मतलब सूरज प्रताप जी? हाँ, उनके बारे में मुझे कोई खबर नहीं है सर। पापा शायद हांगकांग में ही हैं। मालूम करो। ना मालूम हो सके तो मेरा नाम लेकर सिंडिकेट से मालूम करो। पापा सिंडिकेट के बड़े ओहदेदार हैं। सिंडिकेट को उनकी खबर होगी। जी, मैं मालूम करता हूँ। आप कब फोन करेंगे? नंबरदार ने फौरन कहा। फोन नहीं करूँगा, मैं खुद ही आ रहा हूँ। आप आ रहे हैं? हाँ, परसों हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरूंगा। मुंबई से आने वाले प्लेनों की पैसेंजर की लिस्ट चेक कर लेना। मेरा नाम देखकर मालूम हो जाएगा कि मैं किस प्लेन से आ रहा हूँ। वेरी वेल सर। नंबरदार की आवाज में हल्की सी खुशी थी। ओके सर। और सर, सिंडिकेट के मेंबरों को खबर भिजवा दूं कि आप आ रहे हैं? बेशक। सबसे कह दो कि टॉम जैक्सन सिंह आ रहा है। कहने के साथ ही जैक्सन सिंह ने रिसीवर रख दिया। उसका चेहरा भावहीन था, किंतु दृढ़ता से भरा हुआ था। आंखों में चमक विद्यमान थी। सिंडिकेट की दरिंदगी से भरे खतरनाक चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे, जिनमें वह खुद भी एक था।
तभी आहट हुई। जैक्सन सिंह जोरों से चौंका, निगाहें दरवाजे की तरफ घूम गई। उसी समय दरवाजे पर थपथपाहट हुई। जैक्सन सिंह के दांत पिंच गए, चेहरे पर कठोरता आ गई। रिवॉल्वर जेब से निकलकर हाथ में आ गई। आंखों में खतरनाक भाव नाच उठे थे। रिवॉल्वर थामे वह आगे बढ़ा और सतर्कता से दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। सामने देवराज चौहान था। तुम? जैक्सन सिंह के होठों से निकला। देवराज चौहान मुस्कुराया और जैक्सन सिंह को पीछे धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। असमंजस में घिरे जैक्सन सिंह ने दरवाजा बंद किया और पलटकर देवराज चौहान को देखने लगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जैक्सन सिंह ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली। मैं अपने काम की हर बात जान लेता हूँ, देवराज चौहान ने बैठते हुए कहा। तुम अपनी कहो। बहुत ही हिम्मत का काम किया। नाना साहब जैसे इंसान की हत्या कर दी, वह भी उसके आदमियों के बीच, उसके बंगले पर, और साफ बच निकले। वास्तव में बड़ा खतरनाक कारनामा है। जैक्सन सिंह कंधे उचकाकर रह गया था। शायद तुम यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि नाना ने सूरज प्रताप की जगह ले ली। मैं यह बात बर्दाश्त कर लेता अगर सब कुछ पापा के सामने होता। नाना साहिब ने चालाकी से काम लिया था। पापा यहाँ है नहीं। करण सिंह की गलती को मुद्दा बनाकर नाना ऐसा करे, यह तो सरासर गलत बात है। अगर वह करण सिंह को किसी प्रकार की सजा देता तो मैं कभी भी बीच में दखल न देता, परंतु करण सिंह की आड़ में नाना साहब ने पापा की पीठ में छुरा घोंपा था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। सूरज प्रताप नहीं आया अभी तक। यहाँ इतना कुछ हो चुका है कि अब सूरज प्रताप की जरूरत है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। पापा को शायद अभी खबर नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। वह निश्चिंत है। वैसे भी उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा। जैक्सन सिंह बोला। कैसे ठीक हो जाएगा? तुम सामने आओगे? नहीं, करण सिंह सब ठीक कर लेगा। इतनी काबिलियत है उसमें। देवराज चौहान जैक्सन सिंह को देखता रहा। जैक्सन सिंह, मैं सूरज प्रताप से मिलना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने एकाएक सख्त स्वर में कहा। अभी तुम्हारा यह काम करवाना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि पापा की मुझे कोई खबर नहीं, परंतु तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा 2.5 करोड़ तुम्हें मिलेगा। एक बार पापा से बात हो जाने दो। तुम्हारी अगर 6 महीने पापा से बात नहीं होगी तो मैं तुम्हारा मुंह देखता रहूंगा। तो इसमें मैं कर भी कह सकता हूँ। जैक्सन सिंह ने मजबूरी जाहिर की। आखिर सूरज प्रताप है कहाँ? पापा हांगकांग में है और व्यस्त है, अभी मुंबई नहीं आ सकते। परसों मैं हांगकांग जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि जल्दी ही उनसे मुलाकात होगी। अब तुम्हारा काम हो जाएगा। यह पक्का है कि सूरज प्रताप हांगकांग में है? हाँ। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती की चादर बिछती चली गई। फिर तो हांगकांग में सूरज प्रताप की तलाश मैं भी कर सकता हूँ। जैक्सन सिंह ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। तुम्हारा हांगकांग जाकर पापा को तलाश करना ठीक नहीं होगा देवराज चौहान। क्यों? जैक्सन सिंह ने इस क्यों का जवाब नहीं दिया। अब मैं हांगकांग जाकर ही सूरज प्रताप से बात करूंगा। हांगकांग जाकर पापा से बात करने की गलती मत कर बैठना। जैक्सन सिंह सर स्वर में कह उठा। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो 2.5 करोड़ मिलना तो दूर, अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। देवराज चौहान के माथे पर पल पड़ गए। क्या मतलब? सीधी और सख्त बात का कोई मतलब नहीं होता। जैक्सन सिंह का स्वर सख्त हो गया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरे समझाने को धमकी समझते हो तो समझो, लेकिन इतना जान लो कि हांगकांग पहुंचकर अगर तुमने कुछ किया तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे। वहां पर ऐसा कुछ है जो तुम्हें रास नहीं आएगा। देवराज चौहान की आंखों में क्रोध की आग भड़कने लगी। ठीक है जैक्सन सिंह, मैं भी देखूंगा कि वहां ऐसा क्या है जिसका डर तुम मुझे दिखा रहे हो। जिद मत करो देवराज चौहान, मुंबई में ही रहो। तुम्हारा काम मैं यहीं पर करवा दूंगा। तुम? जैक्सन सिंह, मेरा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। तुम पहले ही मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हो। तुमने कहा था सूरज प्रताप से बात कराकर तुम मुझे पैसे दिलवा दोगे, परंतु तुम कुछ नहीं कर सके और अब हांगकांग जा रहे हो। इस तरह ज्यादा देर मैं लटकना पसंद नहीं करता। अब अपना मामला मैं खुद ही निपटूंगा। हांगकांग जाकर? मजबूरी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। कुछ भी करो। जितना समझाना था तुम्हें समझा लिया। देवराज चौहान जैक्सन सिंह को घूरता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। जैक्सन सिंह,
अभी तुम देवराज चौहान को ठीक तरह से समझे नहीं। मैं उसी को समझता हूँ जिससे मेरा वास्ता पड़ता है, जैक्सन सिंह ने सपाट स्वर में कहा। कोशिश करना कि मुझसे वास्ता ना ही पड़े। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। जैक्सन सिंह खामोश खड़ा उसे देखता रहा, बोला कुछ भी नहीं। देवराज चौहान पलटा और दरवाजा खोलकर बाहर निकलता चला गया। दिन निकलने पर करण सिंह ने शहजाद खान से फोन पर बात की। सारी रात करण सिंह सोया नहीं था और भाग दौड़ करता रहा था। अपने विश्वासी आदमियों की फौज उसने साथ ले ली थी। सबसे पहले उसने नाना साहब के सारे धंधों को अपने हाथ में लिया था। किसी ने जरा भी गर्दन ऊंची करने की चेष्टा की तो उसे शूट कर दिया गया था। आधी रात के बाद ओहदेदारों की मीटिंग बुलाई गई। ठीक सामने होने पर किसी में इतना हौसला नहीं था कि करण सिंह के सामने बोल पाता। फिर भी करण सिंह ने कम शब्दों में अपनी सफाई दी कि जो कुछ भी हुआ वह नाना साहब की चाल थी, सूरज प्रताप की जगह लेने के लिए। जैक्सन सिंह ने नाना साहब की हत्या करके बहुत अच्छा किया है। कोई भी जैक्सन सिंह की तरफ आंख उठाने की चेष्टा नहीं करेगा। इसके साथ ही करण सिंह ने खट्टर की तलाश का सख्त आदेश यह कहकर दिया कि वह भी साजिश में नाना साहब के साथ था, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। बिना किसी खास दिक्कत के सब कुछ पहले की तरह करण सिंह के हाथ में था और दिक्कत ना आने की वजह था सूरज प्रताप। सबको सूरज प्रताप सिंह का खौफ था। शहजाद खान कैसे हो? संबंध बनते ही करण सिंह ने पूछा। अच्छा हूँ करण साहब, परंतु इस प्रकार बंद रहकर थक गया हूँ, बाहर निकलना चाहता हूँ। शहजाद खान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं समझता हूँ, परंतु अभी तुम्हारे बाहर निकलने का वक्त नहीं आया, खतरा है। ऐसा कब तक चलेगा? ज्यादा देर नहीं। सूरज प्रताप जी तो अभी वापस नहीं लौटे होंगे। नहीं, अभी उनके आने में वक्त है। जैक्सन सिंह कहाँ है? यही है। सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें उसी से है। अगर तुम उसके हाथ पड़ गए तो बचोगे नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप जैक्सन सिंह का कोई इंतजाम क्यों नहीं कर देते। अभी मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। मेरे ख्याल में देवराज चौहान को भी तुम्हारी तलाश है। ऐसे में तुम्हारा बाहर आना मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। शहजाद खान की गहरी सांस लेने की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम्हारे पीछे बहुत कुछ हो चुका है। जैक्सन सिंह ने नाना साहब की हत्या कर दी है। क्या क्या कह रहे हैं आप? करण सिंह ने कम शब्दों में सारी बातें बता दी। इसका मतलब बहुत हंगामा हो गया। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि कहीं तुम बाहर ना आ जाओ। वैसे अब सब कुछ पहले की तरह मेरे अधिकार में है। जब मुनासिब वक्त आएगा मैं तुम्हें बाहर आने को कह दूंगा। जैसा आप कहें। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी नहीं, यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा है। मैं जरूरत के लिहाज से ठीक हूँ। तुम्हारे ना होने से मुझे कभी कभी काफी दिक्कत आ जाती है, लेकिन मैं तुम्हें पास बुलाकर तुम्हारी मौत का सामान इकट्ठा नहीं करना चाहता। फोन रखता हूँ, बाकी फिर। कहने के साथ ही करण सिंह ने रिसीवर रख दिया। रात भर जागने के कारण आंखों में नींद भरी हुई थी। वह अब सोना चाहता था। जैक्सन सिंह हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरा। छोटी सी एयर बैग के साथ बाहर निकला तो सामने ही नंबरदार नजर आया। 45 वर्षीय नंबरदार गोरा चिट्टा था। वह पंजाब के गांव का था कभी, परंतु आज वह क्या था यह वही जानता था। उसके साथ 10 आदमी थे। सबने काले सूट पहन रखे थे, जबकि नंबरदार के बदन पर सफेद सूट था। पलक झपकते ही उन्होंने जैक्सन सिंह को घेरे में ले लिया। वेलकम सर, नंबरदार ने आदर भाव से कहा। जैक्सन सिंह ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। 2 साल बाद तुम लोगों के बीच खुद को पाकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। हमें भी सर, नंबरदार बोला। आइए चले सर। जैक्सन सिंह उन सब के घेरे में आगे बढ़ गया। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ और गहमा गहमी थी। हर कोई व्यस्त नजर आ रहा था। सिंडिकेट को मालूम है मेरे बारे में? चलते चलते जैक्सन सिंह ने पूछा। यस सर, सिंडिकेट को आपके आने की पूरी खबर है, नंबरदार ने जवाब दिया। सब मेंबरों को? अधिकतर को सर। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें कुछ घंटों में मालूम हो जाएगा। सिंडिकेट का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, काम और बढ़ गए हैं सर। वह कैसे? इसका मतलब सिंडिकेट के बारे में आपने जरा भी खबर नहीं रखी? नंबरदार के स्वर में हैरानी थी। नहीं, जैक्सन सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। बात कुछ ऐसी थी कि इन 2 सालों में मुझे सिंडिकेट की तरफ और उसके कामों की तरफ ध्यान देने की इजाजत नहीं थी। इजाजत नहीं थी?
वह भी आपको? यह इजाजत वाला अंकुश आप पर कौन लगा सका? यह मेरा पर्सनल मामला है। जी। तभी जैक्सन सिंह के कदम ठिठक गए। उसके साथ चलते चलते अन्य सब भी रुक गए। बाहर निकलने वाले द्वार के करीब ही देवराज चौहान और जगमोहन खड़े थे। उनके कंधों पर एयर बैग लटके थे। देवराज की मुस्कुराती निगाहें जैक्सन सिंह पर थी। जैक्सन सिंह के रुकने का कारण देवराज चौहान ही था। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। जैक्सन सिंह के चेहरे पर गंभीरता उभर आई, जबकि देवराज चौहान मुस्कुराता हुआ जैक्सन सिंह के करीब आ पहुंचा। उसके पास आते ही जैक्सन सिंह को घेरने वाले सतर्क हो गए। उनके हाथ जेबों में पड़ी रिवॉल्वरों पर जा टिके। हेलो जैक्सन सिंह। हेलो। जैक्सन सिंह का स्वर शांत था। हांगकांग में कई बार आ चुका हूं। यह मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। शायद इस बार अच्छा ना लगे। क्यों? देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। ऐसी बात का जवाब देने से क्या फायदा जिसका जवाब तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ। तुम्हारा काम मैं ही निपटा दूंगा। नहीं, अपना काम अब मैं निपटाऊंगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए नुकसान का सौदा होगा। यह मुंबई नहीं, हांगकांग है। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। शुक्रिया, लेकिन मैं जो काम करने आया हूं वह करके ही जाऊंगा। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। बेकार की बात समझाने का कोई फायदा नहीं। जैक्सन सिंह की निगाह कुछ दूर खड़ी जगमोहन की तरफ उठी। वह कौन है? मेरा दोस्त जगमोहन। हाँ, उसे भी फंसाने के लिए अपने साथ हांगकांग ले आए हो? जिद कर रहा था कि मैंने हांगकांग देखना है, जबकि पहले भी कई बार देख चुका है। मैंने उसका दिल तोड़ना ठीक नहीं समझा और साथ ले आया। देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। नंबरदार। यस सर। इसका नाम देवराज चौहान है और सामने खड़ा जगमोहन। इन दोनों को अच्छी तरह से पहचान लो। पहचान लिया सर। नंबरदार ने उलझन भरे स्वर में कहा। आओ चलें, जैक्सन सिंह ने कहा और घेरे में आगे बढ़ गया। वह सब एयरपोर्ट से बाहर निकले। ठीक उसी समय सामने दो कीमती कारें आकर रुकी। उसमें से गने थामे कुछ व्यक्ति निकले और जैक्सन सिंह को सैल्यूट देकर अलर्ट खड़े हो गए। नंबरदार ने दरवाजा खोला। जैक्सन सिंह कार में प्रवेश कर गया, उसके साथ नंबरदार भी। फिर 4 गनमैन। कार के दरवाजे बंद हुए और कार आगे बढ़ गई। दूसरी कार भी उस कार के पीछे चल पड़ी। उसमें 6 खतरनाक नजर आने वाले गनमैन थे। अन्य पार्किंग में खड़ी अपनी कारों की तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान और जगमोहन ने यह सब देखा। क्या है यह सब? जगमोहन के होठों से निकला। मैं भी यही सोच रहा हूँ। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ चुके थे। जैक्सन सिंह को इतनी तगड़ी सिक्योरिटी देने वाले कौन लोग हैं? जगमोहन बोला। कौन है इस बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता, परंतु इतना तो जाहिर हो गया है कि जैक्सन सिंह सिंगापुर में अहमियत रखता है। देवराज चौहान ने सिर हिलाते हुए कहा। कैसी अहमियत? सरकारी आदमी तो होने से रहा, स्पष्ट है किसी गिरोह से ताल्लुक रखता होगा। जैक्सन सिंह की मुंबई की हरकतें देखकर यही नतीजा निकाला जा सकता है। जिस प्रकार उसने नाना साहब की हत्या की और साफ बचाया, यह काम कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात है तो 2 साल जैक्सन सिंह मुंबई में क्या करता रहा, यह तो जैक्सन सिंह ही जाने। वैसे मामला कुछ मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, परंतु इतना अब समझ में आने लगा है कि जैक्सन सिंह मुझे हांगकांग आने के लिए क्यों मना कर रहा था। चलो यहाँ से तो चलो, हांगकांग में हमें बहुत काम है। सूरज प्रताप को तलाश करना है और अब जैक्सन सिंह के बारे में भी मालूम करना है। देवराज चौहान हंसकर बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।